हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, कल से हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें हम 11th-12th की जो पूरी एनसीईआरटी है उसको लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन जिसका वेटेज ज़्यादा है उन टॉपिक्स को लेंगे। फिर धीरे धीरे हम सारे टॉपिक एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, नीट हो, लैब असिस्टेंट हो, कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम हो, सबके लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें एनसीईआरटी को समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि उनके साथ वो जो वर्ड्स आते हैं उनको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमने इंग्लिश टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपनी एक सीरीज़ चालू की है, जिसमें हमने कल से स्टार्ट किया है इकोलॉजी को पढ़ना। इकोलॉजी पहला चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो जिसमें कल हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लिया था, पॉपुलेशन के कम्युनोलॉजी के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है जो इकोलॉजी का है। इकोलॉजी में हमने देखा था कि क्लास 12th का चैप्टर 13 नंबर है, जिसमें है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन इकोलॉजी का देख लिया था। साथ में हमने जो एबायोटिक फैक्टर्स है उनके बारे में भी देख लिया था। अब हम आज के चैप्टर में बात करने वाले हैं जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनकी ऑर्गेनिज्म के साथ या बायोटिक फैक्टर्स के साथ जो रेस्पॉन्स होती है, क्रियाएं होती है, वो कैसे होती है। तो मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। चलो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनके प्रति हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्रिया करते हैं, कैसे करते हैं, और इसके आधार पर ये कितने टाइप्स के होते हैं। इसके आधार पर ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखो, अनेक आवासों की अजीबीय परिस्थितियां कभी न कभी सशक्त रूप से परिवर्तित हो सकती हैं, क्योंकि एबायोटिक फैक्टर में क्या आता है, हमारा टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है और सॉइल है। ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में आते हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ कभी भी चेंज होता है, और जब इनमें चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जीव जो होता है, उसकी परिस्थिति में भी या उसके स्तर में भी चेंज होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, कुछ अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आंतरिक जो पर्यावरण है, हमारे शरीर का आंतरिक पर्यावरण सारे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं और कार्य की प्रक्रियाओं को अधिकतम दक्षता होने से देता है और इस प्रकार जातियों की तंदुरुस्ती को बढ़ाता है। यानी बायोकेमिकल रिएक्शन, हमारे शरीर के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, दूसरी जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनकी वजह से हमारे जो सर्वाइव करने की शक्ति है वो बढ़ जाती है, और वही जातियाँ उसी तरह से अपने आप को सर्वाइव कर पाती है। उदाहरण के लिए हम देखें कि निरंतरता शरीर के इष्टतम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों के परासनी सांद्रण के रूप में हो सकता है। तो कह सकते हैं कि जीव को अपने आंतरिक पर्यावरण समस्थापन होम्योस्टेटिस कहा जाने वाला। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान जैसे बाहर के जो पर्यावरणीय कारक है, एबायोटिक फैक्टर्स है, जैसे चाहे टेम्परेचर है, लाइट है, कोई भी फैक्टर है, उसका अगर उसके शरीर पर, बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, तो उसे हम होम्योस्टेटिस या समस्थापन जीवन कहते हैं। जैसे हम है मानव है, मानव में क्या होता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पर अगर आपको गर्मी होती है, अगर गर्मियों में टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो भी हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। तो बाहर की जैसे एसी, कूलर वगैरह का यूज करके हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा करते हैं। सर्दियों के दिनों में भी हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है। उसमें हम जो वूलन कपड़े वगैरह यूज करते हैं, कंबल यूज करते हैं, तो हम बाहरी टेम्परेचर जो कम हो गया है उसको मेंटेन करने के लिए इस चीज़ों का यूज करती है। तो हमारे जो टेम्परेचर है बॉडी का वो निश्चित होता है, वो बाहरी कारकों के अनुसार नहीं बदलता है। तो ऐसे प्राणियों को कहते हैं समस्थापन या होम्योस्टेटिस इनको कहा जाता है। यानी हमारे शरीर का जो आंतरिक वातावरण है वो कैसा रहता है, वो आंतरिक वातावरण हमारा हमेशा स्थिर रहता है। कैसा रहता है, हमारा आंतरिक वातावरण स्थिर रहता है। और ये 2 तरह के प्राणियों में सबसे ज़्यादा होता है। 2 में होता है, किस किस में होता है, पक्षियों में, और दूसरा होता है स्तनधारियों। स्तनधारियों में भी मुख्य रूप से जो मनुष्य होते हैं उनमें ये चीज़ें पाई जाती है।
ठीक है। तो इस तरह के जंतुओं को हम क्या कह सकते हैं, समतापी जंतु इनको कहते हैं। समस्थापन में क्या होता है कि प्रक्रम की स्थिरता या कंसिस्टेंसी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, भले ही परिवर्ती व पर्यावरण परिस्थितियां उसके समस्थापन को बिगाड़ना चाहे, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। इसमें हम देख सकते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका परिवेश का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, सर्वोत्तम रूप से कार्य कर सकता है, यानी इस टेम्परेचर में अच्छे से कार्य कर सकता है। लेकिन अधिक गर्मी हो जाती है तो उसको ठंड देने पर अपने निष्पादन को सर्वोत्तम बनाए रखना चाहता है। घर के कार्य यात्रा करते हुए अपने कार्यस्थल में एयर कंडीशनर और सर्दियों में हीटर का प्रयोग करके वो ऐसा कर सकता है, जो मैंने आपको अभी समझा दिया। तब भले ही उसके बाहर का मौसम कुछ भी हो, उसका निष्पादन हमेशा अधिकतम ही होगा। यानी बाहरी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर वो अपने आप को ढाल लेता है तो उसका निष्पादन, उसके कार्य करने की जो क्षमता है वो हमेशा अधिक होती है। यह व्यक्ति का समस्थापन कार्य के साधनों के बजाय कृत्रिम साधनों द्वारा ही हासिल किया जाता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बाहरी टेम्परेचर या बाहरी पर्यावरणीय कारकों की प्रतिक्रिया के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इसके आधार पर पर्यावरण के आधार पर जब वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो इसके आधार पर जो प्राणियों हैं बताए गए हुए हैं वो थ्री टाइप्स के प्राणी बताए गए हैं, जो जैविक अनुक्रियाओं के अनुरूप परिवर्तित करते हैं। जिसमें एक होता है जैसे बाह्य स्तर में जो परिवर्तन हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर के आंतरिक स्तर में परिवर्तन हुआ, उसमें एक आरेख का निरूपण किया गया, यानी एक आरेख बनाया गया है जिसमें हमें 3 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। एक होते हैं हमारे नियामक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेगुलेटर्स, यानी समतापी प्राणी। यानी कोई भी बाहरी पर्यावरण कुछ भी हो, चाहे उसमें टेम्परेचर बढ़ जाए घट जाए कुछ भी हो, वो अपने अंदर का जो टेम्परेचर है वो स्थिर रखते हैं, और इसे ही हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। और ये मुख्य रूप से रेगुलेटर्स में कौन आता है, पक्षी और मनुष्य इसमें आते हैं। दूसरे प्राणी होते हैं सनरूपी, कन्फॉर्मर्स इसको बदल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कन्फॉर्मर्स इनको बोलते हैं। ये जो प्राणी जो कन्फॉर्मर्स जो होते हैं वो बाह्य वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। यानी जैसे बाह्य वातावरण में क्या हुआ, चेंज हुआ, तो जैसे ही बाह्य वातावरण में चेंज होता है अपने शरीर का टेम्परेचर भी चेंज कर लेते हैं। कन्फर्मर्स में जो मुख्य रूप से आते हैं, इनमें लगभग तो सारे प्लांट्स आते हैं जो अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। साथ में लगभग 99% जो कॉर्डेट और इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स प्राणी आते हैं वो इनके अंदर आते हैं। लगभग एनिमल्स हैं 99% और प्लांट हैं वो इसके अंदर आते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो आंशिक नियामक होते हैं, यानी आंशिक रूप से अपने आप को टेम्परेचर को स्थिर रखते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अपने आप की टेम्परेचर को बदल भी लेते हैं, और इसके अकॉर्डिंग उनमें कुछ जो क्रियाएं वो पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये जो प्राणी हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नियमन करना मतलब रेगुलेटर्स। 3 तरह के जो प्राणी होते हैं इसके अकॉर्डिंग इनमें कुछ अजीबीय कारकों के प्रति रेस्पॉन्स होते हैं, अनुक्रियाएं पाई जाती हैं। ये रेस्पॉन्स होती हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो हो गया नियमन करना हो गया, दूसरा संरूपण करना हो गया, तीसरा प्रवास। 4 प्रकार की रेस्पॉन्स इसमें देखे जा सकते हैं। एक तो हो गया जैसे नियमन करना हो गया, ये अजीबीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं देखी जाती है। दूसरा हो गया जैसे कन्फर्मर्स हैं वो तो संरूपण करना हो गया। तीसरी प्रकार की होती है प्रवास करना, माइग्रेट। और चौथी होती है निलंबित करना। ये 4 परिस्थितियां या 4 अनुक्रियाएं प्रणाली हैं वो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम नियमन करना, यानी रेगुलेशन करना। कुछ जीव समस्थापन कार्य की, जैसे अपने बताया, वही होम्योस्टेटिस जिनको बोलते हैं, होम्योस्टेटिस फिजियोलॉजी जिनमें पाई जाती है कार्य की साधनों द्वारा बनाए रखते हैं, जिससे शरीर का तापमान, परासरणी सांद्रण आदि स्थिर रहता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इंपॉर्टेंट में लगा लेना, क्योंकि ऐसे लाइन पूछ सकते हैं। सभी पक्षी और स्तनधारी, इनमें किसमें कौन आते हैं, इसमें सभी पक्षी और स्तनधारी होते हैं। और कुछ निम्न कशेरुकी और कुछ अकशेरुकी जातियां भी ऐसा नियमन, ताप नियमन और परासरण नियमन बनाए रखने में सक्षम होती है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि भाई शरीर का तापमान
स्थिर बनाए रखने में सक्षम है, चाहे वे अंटार्कटिका में रहें या सहारा के रेगिस्तान में, यानी चाहे वो डेजर्ट में रहें या कोल्ड में रहें, वो अपने टेम्परेचर को नियमित रखती हैं। अधिकतर जो स्तनधारी होते हैं अपने शरीर के तापमान को नियमित करने के लिए जो क्रियाविधि अपनाते हैं, जैसे मानव है, हम शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब बाहर का तापमान हमारे शारीरिक तापमान से अधिक होता है तब हमें बेहद पसीना आता है। गर्मी के फलस्वरूप पसीना के बाष्प बनकर उड़ने से होने वाला जो शीतलन है वैसा ही है जैसे कि डेजर्ट कूलर चलने पर शरीर का तापमान कम हो जाता है। जबकि जो शीत ऋतु होती है उसमें पर्यावरणीय तापमान 37 डिग्री से बहुत कम होता है और इसमें हम कांपने लगते हैं। तो एक प्रकार का व्यायाम है जिससे हमें ऊष्मा पैदा होती है और हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन जो आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए ऐसी अलग से कोई क्रियाविधि नहीं होती है। यही आपको ध्यान रखना है कि जो नियमन या रेगुलेटर्स किसको कहते हैं, ये पक्षी और स्तनधारी मुख्य रूप से होते हैं। कुछ कशेरुकी भी इसमें होते हैं, लेकिन पक्षी स्तनधारी होते हैं जो अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखते हैं, जो अपने आंतरिक वातावरण है उसको स्थिर बनाए रखते हैं और बाहरी टेम्परेचर का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है और अगर पूछेंगे तो आपसे ये वाली लाइन है, थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लिए, यहाँ तक इसमें पूछने की संभावना है कि जीव समस्थानिक कार्य की साधनों द्वारा बनाए रखते हैं जिससे शरीर का तापमान, परासरणी सांद्रण आदि स्थिर रहता है। तो ये तो हमने देख लिया नियमन करना या रेगुलेशन की क्रिया है वो किन में होती है और किस तरह से होती है। अब आगे हम दूसरा पढ़ लेते हैं, संरूपण करना, जिसको हम बोलते हैं जिनमें किन में होता है, कन्फॉर्मर्स में होता है। किसमें होता है, कन्फॉर्मर्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या लगभग मैंने बताया था लगभग 99% एनिमल्स और लगभग सभी पौधे स्थिर आंतरिक वातावरण को नहीं बनाए रख सकते हैं। उनके शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता रहता है। तो संरूपण करना किसमें होता है, लगभग ऑल प्लांट्स प्लस 99% जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये क्रिया होती है। यानी संरूपण की क्रिया ऑल प्लांट्स प्लस 99% एनिमल्स के अंदर होती है, जो अपने जो अपने आंतरिक पर्यावरण को स्थिर नहीं रख सकते हैं और बाहरी पर्यावरण के अनुसार अपने तापमान को, परिवेशी तापमान को बदल लेते हैं। तो वो प्राणी कहलाते हैं कन्फॉर्मर्स। इसमें भी मुख्य रूप से होते हैं जलीय प्राणी, जो तरल और परासरणी सांद्रता परिवेशी जल की परासरण सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। जलीय प्राणी होते हैं वो शरीर के तरल की परासरणी सांद्रता परिवेशी जल की परासरणी सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। ये प्राणी और पादप कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कन्फॉर्मर्स, संरूपी कहलाते हैं। जीव के लिए स्थिर आंतरिक पर्यावरण के लाभ को देखते हुए हमें ये संरूपी विकसित होकर नियामक क्यों नहीं बने, क्योंकि इनमें अपने आप को चेंज करने की क्षमता पाई जाती है। तो हम देख सकते हैं जैसे बहुत से जो जीव होते हैं उनके लिए ताप नियमन या सब ऑप्टिमल ऊर्जा के संदर्भ में ये खर्चीली बात है। कुछ एग्जाम्पल जैसे मंजोरू श्रू और गुंजन पक्षी, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। जैसे छोटे प्राणियों के मामले में हम विशेष रूप से मान सकते हैं कि इनमें ताप हानि या ताप लाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुसार होता है। कौन कौन से दो, एक तो होता है मंजोरू और जिसको श्रू भी बोलते हैं, दूसरे प्राणी है, दूसरा है गुंजन पक्षी। ये दोनों जो प्राणी होती हैं इनमें जो टेम्परेचर है वो इनके सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। ये पोलर एरिया में या ध्रुव एरिया में नहीं मिलते हैं। क्यों, इनका सरफेस एरिया अधिक होता है और सरफेस एरिया अधिक होने के कारण इनका जो वॉल्यूम है वो कम होता है और इसके कारण ये ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए बाहर अधिक ठंड होने पर इनमें हीट की प्रक्रिया भी तेजी से होती है और इनका टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके लिए ये पोलर एरिया में नहीं मिलते हैं। चूंकि छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जो मैंने आपसे बता दिया कि सरफेस एरिया अधिक और वॉल्यूम इनका कम होता है, इसलिए जब बाहर ठंड होती है तो उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेजी से कम होती है। यानी बाहर का टेम्परेचर अगर कम है
तो इनके जो शरीर है उससे हीट बहुत अधिक निकलती है, तो इससे हीट अधिक निकलती है, इसके कारण वो अंदर का टेम्परेचर भी इनका कम हो जाता है और इसके कारण ये ठंडे एरिया में नहीं पाती। ऐसा स्थिति में उन्हें उपापचय या मेटाबॉलिज्म द्वारा शरीर की ऊष्मा पैदा करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसके कारण ये अपने आप को सहन नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसे अलग अलग जगह पर अलग प्राणियों के पाए जाने का भी यही एक कारण मान सकते हैं। यह मुख्य कारण है कि बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी मैंने इसको एक लाइन में आपको बता दिया कि ये पॉलर एरिया में मंजूर शू और गुंजन पक्षी पॉलर एरिया में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि इनका सरफेस एरिया अधिक होता है, इनका वॉल्यूम कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनमें जैसे ही ठंड बढ़ती है हीट इनके शरीर से हीट अधिक निकलती है, अधिक हीट निकलती है तो इनको मेटाबॉलिज्म के लिए अधिक हीट की आवश्यकता होती है। तो इसके कारण ये ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। विकास के क्रम के दौरान स्थिर स्थिर आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने की लागत और लाभ का विचार भी किया जाता है। कुछ जाति जो होते हैं उनमें नियमन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। केवल सीमित परास वाली पर्यावरण परिस्थितियों में ये संभव होता है और यदि पर्यावरण परास ज़्यादा होता है तो केवल संरूपण करते हैं। यानी कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं, यानी कुछ पर्यावरण में कुछ अगर कम चेंज होती हैं तो वो नियमन कर सकते हैं, लेकिन पर्यावरण प्रयास ज़्यादा होता है तो केवल संरूपण करते हैं। ऐसे प्राणियों को आंशिक नियामक या आंशिक संरूपण कहते हैं। अगर दबाव बारी बाहरी परिस्थितियाँ स्थान विशेष में होती हैं जो थोड़ी अवधि के लिए हैं तो जीव में दो प्रकार के विकल्प हो जाते हैं। कौन कौन से? या तो वो प्रवास कर जाते हैं या फिर वो निलंबित कर जाते हैं। प्रवास करना यानी माइग्रेशन करना। ऐसा कब होता है कि जब जीव दबाव पूर्ण आवास में अस्थायी रूप से अधिक अनुकूल क्षेत्र में चला जाए और दबाव भरी अवधि बीत जाए तो वापस अपनी जगह पर लौट जाए, उस स्थिति को हम माइग्रेशन कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन है जो कि बाहर से आती हैं, हमारे भरतपुर में आती हैं। क्यों आती हैं? एक तो प्रवास जनन के लिए आती हैं, दूसरा वहाँ पर अधिक गर्मी होती है तो उससे बचने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपसे पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा इसमें क्या होता है, ये कौन सी परिस्थिति है। यानी इस लाइन को याद कर लेना कि जीव दबावपूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अनुकूल क्षेत्र में चला जाए और जब दबाव भरी अवधि बीत जाए तो वापस लौट आए, उसको प्रवास करना परिस्थिति कहते हैं। जैसे इंसानों में देखें तो गर्मी की अवधि में व्यक्ति दिल्ली से शिमला चला जाता है ठंड के लिए। अनेक प्राणी विशेषतः पक्षी शीत ऋतु के दौरान लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अतिथि अनुकूली क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिसमें राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गया प्रवास करना, इसको कहते हैं। अब अगली परिस्थिति, एक परिस्थिति और इसमें होती है कि अधिकांश प्राणी तो ऐसे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है, वो प्रवास कर लेते हैं। लेकिन कुछ जीव कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने ही स्थान पर या आवास में रहकर है अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इस परिस्थिति को कहती हैं निलंबित करना या सस्पेंड करना। इसको कहते हैं निलंबित करना या सस्पेंड करना परिस्थिति कहते हैं, जो मुख्य रूप से कुछ प्लांट्स में पाई जाती है। इसके अलावा हम कहते हैं कुछ निम्न जीवों में यह अधिकतर ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे जीवाणुओं, कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेना। जीवाणु, कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार की मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है। यानी ये जीवाणु क्या करते हैं, अपने चारों एक थिक वाल स्पोर का निर्माण करते हैं और जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो उनमें से अपने संतति को जन्म देते हैं। उच्च पादपों में बीज और कुछ दूसरी वनस्पतिक जनन संरचनाएं उनके परिक्षेपण में सहायता करने के अतिरिक्त दबाव वाले समूह से पार करने के साधन में काम में आती है। यानी कुछ ऐसे होते हैं हायर प्लांट्स जो होती हैं, उनमें कौन सी परिस्थिति मुख्य रूप से होती है, हायर प्लांट्स में होती है। हायर प्लांट्स में इसके विपरीत जैसे सीड डॉर्मेंसी स्थिति इसमें पाई जाती है। कौन सी स्थिति पाई जाती है? सीड डॉर्मेंसी पाई जाती है।
और इसके अलावा एक वेजिटेटिव यानी अपने आप को वनस्पतिक जन संरचनाएं बना लेती हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स संरचनाओं का ये निर्माण कर लेते हैं। कुछ नमी और तापमान की अनुकूल परिस्थितियां वे नए पादपों के रूप में अंकुरित हो जाती है, और जब इन्हें अनुकूलित तापमान मिलता है, नमी मिलती है, तो ये नई सीड्स को जन्म दे देती है, नए पौधे को जन्म दे देती हैं। तो ये तो हो गया इन जीवाणु कप को निम्न पादपों में और हायर प्लांट्स में निलंबित की अवस्था कैसे कार्य करती है। अब हम इसके अलावा कुछ जो जीव होते हैं उनमें भी ये चीज़ होती है, यानी जीवों में भी कुछ निलंबित अवस्था पाई जाती है। जैसे प्राणियों की हम बात करें तो अगर जीव प्रवास नहीं कर सकता तो वह समय से पलायन करके दबाव से बचता है। शीत ऋतु में इसमें हाइबरनेशन, भालुओं की शीत निष्क्रियता पाई जाती है, हाइबरनेशन की पाई जाती है। उस समय पलायन से बचाव करने का जाना पहचाना मामला है। कुछ घोंघे और मछलियां ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप, जल शुष्कन जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन में चली जाती हैं, है ना। तो क्या होता है इनमें कुछ जो प्राणी होते हैं एनिमल्स में, मुख्य रूप से क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं इनमें दो प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं। एक होती है हाइबरनेशन, जिसको बोलते हैं, ध्यान रख लेना, शीत निष्क्रियता, किसको बोलते हैं, जो मुख्य रूप से भालू में और मेंढकों में पाई जाती है, भालू में और मेंढक में देखी जाती है। कुछ प्राणियों में होती है एस्टिवेशन अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, एस्टिवेशन अवस्था इनमें पाई जाती है। जो गर्मियों में मतलब कहते हैं ना, गर्मियों में ये कुछ प्राणी हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो एस्टिवेशन की वजह से जमीन के अंदर चले जाते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो वापस बाहर आ जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से मछलियों, मेंढक और कुछ घोंघों के अंदर, यानी इस घोंघे मतलब स्नेल्स के अंदर ये पाई जाती हैं, ये परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये प्राणियों में दो प्रकार की स्थिति बन जाती है, एस्टिवेशन की होती है, दूसरी होती है इनमें हाइबरनेशन की स्थिति बन जाती है। इसको ध्यान रख लेना, हाइबरनेशन शीत निष्क्रियता को बोलते हैं, जो भालू मेंढक में देखने को मिलती है। इसमें ये क्या करती हैं कि सर्दियों में कहीं जमीन में या कहीं भी एक जगह पे छाप के निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं, जिससे इनकी जो मेटाबॉलिज्म है बहुत धीमी हो जाती है और इनको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो गर्मियों में कुछ प्राणियों में, जैसे मछलियां हैं, मेंढक है, स्नेल्स हैं, उनमें एस्टिवेशन की क्रिया पाई जाती है। इस समय ये अपनी उपापचय क्रियाओं को धीमा कर लेते हैं और जमीन के अंदर या फिर कहीं भी एक स्थान पर छुप जाते हैं, जिससे ये अपनी उनको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। वो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट परिस्थिति और है, कुछ प्राणियां जो क्या करते हैं, कुछ प्राणियों में ये परिस्थिति पाई जाती है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। प्रतिकूल परिस्थिति में झीले, तालाबों में जो प्राणी प्लवक या जू प्लैंकटन होते हैं, उनकी जो अनेक जातियां हैं डाइपोज अवस्था में चली जाती है, जो कि निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस बार 2025 वाली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उसमें झीलों और तालाब में जो जू प्लैंकटन्स होते हैं वो क्या, कौन सी अवस्था अपनाते हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। और ये जो निष्क्रिय अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, इस निष्क्रिय अवस्था को क्या बोलते हैं, इस निष्क्रिय अवस्था को डाइपॉज अवस्था कहते हैं, जिसे हिंदी में उपरति कहते हैं। और ये कौन सी अवस्था है कि निलंबित परिवर्तन की अवस्था है। इस लाइन को आप ऐसे ऐसे नोट्स में भी डाल सकते हैं, आपको लर्न करनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इनमें प्रवास की अवस्था जीवों अजीब अजैविक कारकों के प्रति की अनुक्रियाएं अपनाते हैं या अनुक्रियाएं ये करते हैं। इसके बाद ये हमने देख लिया। अब अगला टॉपिक है इसमें अनुकूलन। क्या होता है कि पर्यावरण की परिस्थितियों के अनुसार जो प्राणी या जो प्लांट्स होते हैं अपने आप को ढाल लेते हैं, या उन परिस्थितियों में अपने आप को उनके अनुसार अपने आप को सामंजस्य बिठा लेते हैं, वही प्राणी आगे जीवित रहते हैं और नहीं अन्य प्राणी मर जाते हैं या फिर उनकी संतति खत्म हो जाती है। तो अनुकूलन के हिसाब से कई प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। जो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल या व्यवहारिक रूप से अनुकूलन लक्षण इनमें दिखाई देते हैं,
और जो जीव है वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन में उनमें मदद होती है, या फिर वो जीवित वृद्धि या जनन कर सकते हैं। तो अनुकूलन एडेप्शन हमने देख लिया, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्शन की प्रोसेस। अपने पर्यावरण की चरम परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमने जीवों को उपलब्ध अनेक विकल्पों को अपनाते हुए देखा है, जहाँ कुछ जीव विशेष कार्य की सामंजस्य द्वारा अनुक्रिया करने में समर्थ होते हैं, जबकि दूसरे जीव व्यवहारिक अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, ये अनुक्रियाएं वास्तव में उनका अनुकूलन ही होती है, इसलिए हम अनुकूलन को बोल सकते हैं। यह जीव का एक ऐसा गुण है जिसमें आकारिकी, कार्यकी, व्यवहारिकी जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है, उसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन की परिभाषा या एडेप्शन की परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि जो प्राणियों या जो जो भी प्राणी होते हैं या जो जीव होता है उनके अंदर आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजिकल, दूसरे होते हैं कार्यकी, फिजियोलॉजिकल, तीसरे प्रकार के चेंजेस हैं व्यवहारिकी। बिहेवियर, जो लक्षण मिलते हैं या जो चेंजेस मिलते हैं जिसके कारण जो जीव है वो उस पर्यावरण में जीवित रहता है, जनन करता है और वृद्धि करता है, उसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। तो ये परिभाषा को मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया कि अनुकूलन क्या है। इंपॉर्टेंट लाइन लगा लेना इसको, यदि कोई जीव में जिसमें एक आकारिकी, कार्यकी, व्यवहारिकी में से कोई भी गुण पाया जाता है जो अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के उसे योग्य बनाता है, यानी आकारिकी, कार्यकी या व्यवहारिकी जो लक्षण जीवों में उसे पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं जिससे वो जीवित जनन और वृद्धि कर सके, यही प्रोसेस क्या कहलाती है? यह प्रोसेस अनुकूलन कहलाती है। इसमें हम एग्जाम्पल से देखेंगे, इसमें मुख्य रूप से अनेक एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं। तो इसमें थोड़ा सा बता रखा है, अनेक अनुकूलन लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित हुए हैं और आनुवंशिक रूप से उनमें स्थिर हो जाते हैं। जल के वहां स्रोत न होने पर उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस एक एग्जाम्पल हो गया एनिमल्स में, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में पाया जाने वाला कंगारू चूहा यानी कंगारू रैट, जिसमें अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पूरी करने में सक्षम होता है। इसमें अपने मूत्र को यह सांद्रित करने की क्षमता होती है जिससे उत्सर्जी पदार्थ को हटाने के लिए जल के न्यूनतम आयतन में काम में लाई जाती है। तो कंगारू रूट में क्या होता है, किसमें कौन सा, सबसे पहले तो ये कहाँ पाया जाता है? ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका की डेजर्ट में मिलता है, जिसमें अपनी वाटर पूर्ति के लिए, वाटर रिक्वायरमेंट के लिए क्या करता है कि ये अपने मूत्र को सांद्र कर लेता है। एक तो इनमें मूत्र है वो सांद्रित होता है, दूसरी पर इसमें होता है कि आंतरिक वसा का ऑक्सीकरण करता है, यानी इनके अंदर जो आंतरिक वसा है उसका फैट का ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा, इनमें फैट का ऑक्सीडेशन होता है और जिसके कारण ये सांद्रित अवस्था में यानी कम जल की उपस्थिति में भी सरवाइव कर जाते हैं, कम जल की उपस्थिति में भी सरवाइव करते हैं। तो ये अनुकूलन में पाया जाता है। तो ये एक ऐसा कौन सा अनुकूलन का उदाहरण हो गया? कंगारू रोड में जो अनुकूलन है वो कौन से अनुकूलन का उदाहरण है? फिजियोलॉजी अनुकूलन का उदाहरण है। कैसा, कौन से अनुकूलन का? फिजियोलॉजी अनुकूलन यानी कार्य की अनुकूलन का ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम प्लांट्स में देखें तो अनेक डेजर्ट प्लांट होते हैं, उनकी पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा बन जाती है। अनेक रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित हो जाते हैं ताकि वो बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि को कर सके। उनके प्रकाश संश्लेषण के मार्ग में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसके कारण वे अपने रंध्र दिन के समय बंद रख सकते हैं
है ना। और जैसे इनका एग्जाम्पल, जैसे कुछ मरुस्थलीय पादप जैसे नागफनी है, अपेंशिया है, कैक्टस है आदि में पत्तियां नहीं होती हैं, बल्कि वे कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण के कार्य उनमें चपटे तनों के द्वारा किया जाता है। तो डेजर्ट प्लांट में क्या क्या अनुकूलन होते हैं? डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक तो मोटी उपत्वचा होती है, यानी मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। जो रंध्र होते हैं वो पत्तियों में धसे रहते हैं, रंध्र है वो पत्तियों में धसे होते हैं, यानी सनकैन स्टोमेटा इनमें पाए जाते हैं। कौन से स्टोमेटा बोलते हैं इनको? सनकैन स्टोमेटा, सनकैन स्टोमेटा इनमें पाए जाते हैं। तीसरा इनमें पाया जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उनमें दिन में रंध्र बंद होती हैं, रात्रि में क्रिया होती है। तो कौन से प्लांट्स होते हैं? ये CMAM प्लांट इनको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे नागफनी इंग्लिश में बोलते हैं, अपेंशिया और कैक्टस, जिनमें जो इनके पत्तियां हैं वो हट जाती हैं और इनका जो तने हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं और रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया का काम करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि डेजर्ट प्लांट में क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, डेजर्ट प्लांट में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि ये तो हो गए डेजर्ट प्लांट्स में, एनिमल्स का देख लिया और हमने प्लांट्स का देख लिया कुछ एग्जाम्पल्स। अगला एग्जाम्पल है इसमें, ठंडी जलवायु में पाने वाले जो स्तनधारी हैं वो कैसे रहते हैं। जो ठंडी जलवायु है उसमें जो स्तनधारी है, मैमल्स है, स्तनधारी यानी मैमल्स, कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं। इनके कान और पैर कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, ताकि इनमें ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। और ये नियम कहलाता है एलन का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। एलन का नियम क्या है? ठंडी जलवायु वाले जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनके कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि उनमें ऊष्मा की हानि कम हो। ये एलन का नियम कहलाता है। इसके अलावा ध्रुवीय जो समुद्रों में यानी पोलर सी होते हैं, उनमें जो सील जैसे जलीय स्तनधारी होते हैं उनकी त्वचा के नीचे ब्लबर की मोटी परत होती है जो ऊष्मारोधी इंसुलेटर का कार्य करती है, जो शरीर की ऊष्मा को हानि से रोकती है। इनमें क्या होता है कि कुछ जो पोलर एरिया होते हैं, पोलर एरिया में जो समुद्री जलीय जीव स्तनधारी हैं, जैसे सील। सील क्या होती है? सील के अंदर क्या होता है? सील के अंदर एक बसा की लेयर पाई जाती है, यानी फैट लेयर इनमें पाई जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं ब्लबर या तिमी वसा। क्या बोलते हैं इसको? ब्लबर बोलते हैं। इसको ब्लबर बोलते हैं, जो क्या इंसुलेटर का कार्य करती है। जो इंसुलेटर यानी बसा रोधी का कार्य करती है, विद्युत रोधी का कार्य करती है, जिससे ऊष्मा की हानि कम होती है। जो पैराग्राफ है उसको मैंने आपको ड्रॉ चार्ट के माध्यम से समझा दिया कि इस तरह से इनमें समुद्री जलीय सील है। कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं, इसके लिए हर एक एग्जाम्पल को आपको लर्न करना है या याद रखना है। तो इस तरह से आप ड्रॉ लाइन के माध्यम से आप इनमें एग्जाम्पल्स को अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो चारों एग्जाम्पल हमने देखे वो कैसे अनुकूलन के उदाहरण थे? फिजियोलॉजी अनुकूलन के, एडेप्शन के ये उदाहरण थे। अब आगे हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें आता है कुछ जीवों के अनुकूलन कैसे होते हैं, कार्य की भी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? फिजियोलॉजिकल एडेप्शन और भी पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जैसे मनुष्य में भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वे दवापूर्ण परिस्थितियों में शीघ्र अनुक्रिया करते हैं। अगर आपको कभी उच्च, तो मानव में क्या होता है कि जो उच्च तंगुता वाले क्षेत्र में यानी हाई रेंज यानी पहाड़ों पर, पर्वतों पर हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमें जैसा अनुभव होता है कि जैसे मिचली जैसा अनुभव होता है, हमें उल्टियाँ आने लग जाती हैं। तो जैसे 3500 मीटर से अधिक मनाली के पास जो रोहतांग दर्रा है, तिब्बत में मानसरोवर है, आपने वहाँ पे तुंगता बीमारी यानी एटीट्यूड सिकनेस, कौन सी बीमारी हो जाती है इंसानों में? एटीट्यूड सिकनेस, तुंगता बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में क्या होता है, हमें जैसे मिचली, थकान, हृदय स्पंदन में हमारी वृद्धि हो जाती है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमारा, हमें उल्टी जैसा लगता है, थकान महसूस होती है। इसका कारण है कि जो उच्च तुंगता वाले जो क्षेत्र है उसमें वायुमंडल दाब कम होता है,
इसलिए शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वहाँ पे O2 की कमी हो जाती है और हमारा वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे हमारा शरीर उसके अनुसार धीरे धीरे हमारे ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। उसमें हमारे जो शरीर है वो इस समस्या का समाधान कैसे कर लेता है। आपका शरीर कम ऑक्सीजन उपलब्ध होने की क्षतिपूर्ति के लिए क्या करता है, लाल रुधिर रुधिर कोशिकाओं का यानी O2 की जो कमी होती है उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, एक तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देता है हमारा शरीर, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। दूसरे हमारी जो श्वसन दर है वो तेज हो जाती है, हमारी श्वसन दर तेज हो जाती है और हीमोग्लोबिन की जो बंधुता है उसमें कमी हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन बंधुता में कमी हो जाती है। 3 रीजन होते हैं जिसके कारण हमारा शरीर ऑटोमेटिक उस कंडीशन में अपने आप को ढाल लेता है। तो एक तो कोशिका में आरबीसी उत्पादन बढ़ा देता है, ये मैंने आपको बता दिया। हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता को बढ़ा देता है, यानी हीमोग्लोबिन बंधुता में कमी हो जाती है और श्वसन दर में बढ़ा देता है। हमारी 3 प्रक्रिया कोश वहाँ पे होती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। तो जिसके कारण ऊंचे क्षेत्रों में जो अनेक जातियाँ रहती हैं वह अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेती हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे ही हम जाते हैं आपको पूछा जा सकता है कि जो कमी होती है वो कैसे होती है, कि हमारे जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको हम कैसे क्षतिपूर्ति हमारा शरीर करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाकर, श्वसन दर में कमी करके और हीमोग्लोबिन बंधुता में भी कमी करके हमारा शरीर वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है और हम वहाँ पे सरवाइव कर लेते हैं। अधिकांश प्राणियों में उपापचयी क्रियाएं, इसलिए सभी कार्य की प्रक्रियाएं संकीर्ण तापमान परास में खत्म होते हैं। मानव में यह तापमान 37 डिग्री है, लेकिन कुछ जीव आर्कीबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हॉट झरनों में और गहरे समुद्र के उष्ण जलीय निकासों में जहाँ तापमान 100 डिग्री से भी जाता है वहाँ पर भी फलते फूलते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी जीवाणु है जो हॉट झरनों यानी तप्त झरनों यानी हॉट झरनों में और गहरे समुद्र के उष्ण जलीय निकासों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला तो एग्जाम्पल हो गया इसका आर्कीबैक्टीरिया, जहाँ तापमान 100 डिग्री से भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ मछलियाँ होती हैं जो दक्षिणी ध्रुवीय जल में भी खूब पनपती है, वहाँ पर उनके शरीर का तल जमने से रुक जाता है। वो भी किसके कारण होता है, वो भी क्रिया इसी के कारण होती है, उनमें इसके प्रति अनुकूलन पैदा हो जाता है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं कि इनमें कौन सी क्रिया होती है। अनेक समुद्री कशेरुकी अकशेरुकी और मछलियां हैं महासागर की बहुत अधिक गहराई में पाई जाती है। ये कैसे रहती हैं, जहाँ का दाब उस सामान्य वायुमंडलीय दाब से 100 गुना अधिक होता है जो हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भी ये मछलियां और कुछ कशेरुकियां रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए जीव जैव रासायनिक अनुकूलनों को दर्शाता है, यानी समुद्री अकशेरुकी और कुछ मछलियां होती हैं जो वायुमंडलीय दाब बहुत अधिक महासागरों के बहुत अधिक गहराई में रहती हैं, वहां पे वायुमंडलीय दाब 100 से गुना अधिक होता है। उनमें कौन सा अनुकूलन पाया जाता है, उनमें पाया जाता है बायो केमिकल एडेप्शन पाया जाता है। कौन सा, बायोकेमिकल एडेप्शन पाया जाता है। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लेना। और कौन से एग्जाम्पल का उदाहरण है ये, बायोकेमिकल एडेप्शन का उदाहरण होता है। अब एक एग्जाम्पल और दे रखा है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें बिहेवियरल एडेप्शन या व्यवहारिक अनुकूलन भी पाया जाता है। जैसे छिपकली में कौन सा अनुकूलन होता है, उनमें बिहेवियरल एडेप्शन होता है, व्यवहारिक अनुकूलन पाया जाता है। कुछ जीव अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का सामना करने के लिए कुछ व्यवहारिक अनुक्रिया दर्शाते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेजर्ट छिपकली, डेजर्ट लिजार्ड जिसको बोल सकते हैं, या छिपकली। ये क्या करते हैं, मरुस्थल की छिपकलियों में इस योग्यता की कमी है, लेकिन वे व्यवहारिक साधनों द्वारा अपने शरीर के तापमान को काफी स्थिर बनाए रखती हैं। जो क्या करती हैं, तापमान सुविधा स्तर से नीचे चला जाता है तब वे धूप सेकने कर ऊष्मा अवशोषित करती हैं, लेकिन जब तापमान बढ़ जाता है तो वे छाया में चली जाती हैं। तो ये यूनिवर्सल व्यवहारिक अनुकूलन पाया जाता है। तो तीनों प्रकार के अनुकूलन हमने देख लिए, फिजियोलॉजिकल अनुकूलन के उदाहरण हमने देख लिए, दूसरे प्रकार के हमने बायोकेमिकल एडेप्शन के
एग्जाम्पल हमने देख लिए, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्शन के उदाहरण देख लिए, और बिहेवियरल या व्यवहारिक अनुकूलन के एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। आपको ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, साथ में कौन से अनुकूलन के कारण उनमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का यहाँ तक अनुकूलन तक हमने कंप्लीट कर लिया। इस बार आपका एडेप्शन वाला जो पार्ट है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे दिया हुआ है, इसीलिए आपको ज़्यादा इसमें बीएससी लेवल तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अनुकूलन और इसके एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं वही आपको लर्न करने हैं। अब आगे हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे अब आगे अगला टॉपिक आएगा हमारा पॉपुलेशन यानी समष्टियाँ, जिसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसको अलग टॉपिक के रूप में लेंगे, ये भी 2 दिन की क्लास में हमारा पूरा होगा। और जो हमारा इसमें दे रखा है पॉपुलेशन इकोलॉजी के नाम से, जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में, साथ में पॉपुलेशन में जीव किस तरह से क्रिया करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो, ताकि आपको इस एनसीईआरटी की जो सीरीज है उससे बहुत अधिक फ़ायदा मिले। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।